Hello friends and welcome back to our YouTube channel UPSC Study Circle by Saurav. I hope you all are good and अब आपके एग्ज़ाम के लिए बस 70 to 75 डेज़ बचे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दें। आज का जो टॉपिक है यूएस ट्रूप विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी हैपनिंग है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस टॉपिक के साथ लास्ट तक बने रहें। तो हम वापस आ गए अपने डेली एमसीक्यू प्लस डिस्कशन और करंट अफेयर टॉपिक लेके। आप हमारे इस वीडियो से आईएएस, सीएपीएफ, पीसीएस और साथ में एसएसबी के जीडी लेक्चरेट और पर्सनल इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू के साथ। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, Which of the following condition can be considered favorable for the development of marketing gardening in the British type of climate? First, highly industrialized and high population densities. Second, a good network of transport. तो देखिए ये दोनों ही पॉइंट सही है। हाईली इंडस्ट्रियलाइज के साथ साथ हाईली पॉपुलेशन भी थी उस टाइम पे और साथ में एक गुड नेटवर्क भी था ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से वो रॉ मटेरियल इंडिया में लाके और फिर यहाँ पे कंप्लीट करके और फिर दूसरे देशों में बेचते थे। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो यूरोपियन, क्योंकि देखिए इंडिया जो है हमारे में मैप बहुत ही गंदा बनाता हूँ, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें, कंसीडर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा जो इंडिया है इसमें इंडो यूरोपियन जो है, ये जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न का ये पार्ट है, और साथ में जो सेंट्रल पार्ट है इंडो यूरोपियन, और साथ में थोड़े से वेस्टर्न पार्ट में और थोड़े से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी ये इंडो यूरोपियन बोला जाता है। लेकिन ये जो हमारा द्रविडियन है, द्रविडियन सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट बोला जाता है, क्योंकि ये जो साउथ इंडियन पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा साउथ इंडिया का, इस पार्ट में द्रविडियन बोला जाता है। और साथ में तिब्बतियन, जो ये जो हमारे हिमालयन रेंजेस है यहाँ पे सीनो तिब्बतियन बोला जाता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें कि इसका आंसर हो जाएगा इंडो यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है हमारा, शुगर इंडस्ट्री इज अ सीजनल इंडस्ट्री। तो हाँ, ये सीजनल इंडस्ट्री है क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिसमें कि शुगर केन आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। तो नहीं, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो है ब्राज़ील। अब ब्राज़ील क्या है, देखिए ब्राज़ील जो है 39% पूरे दुनिया को शुगर प्रोवाइड करवाता है। ये शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, ये ब्राज़ील से 39% कंप्लीट करता है। उसके बाद जो देश आते हैं वो है इंडिया, चाइना, थाईलैंड, पाकिस्तान। सबसे पहले आता है ब्राज़ील, फिर आता है इंडिया, फिर आता है चाइना, फिर आता है थाईलैंड, फिर पाकिस्तान। इस चीज़ को आप याद रखें, इस सीक्वेंस को याद रखें, ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था, क्रॉप यील्ड ऑफ शुगर केन इज हाई इन नॉर्दर्न इंडिया देन इन साउदर्न इंडिया। तो नहीं, ये जो सदर्न इंडिया में ज़्यादा क्रॉप यील्ड है, क्योंकि देखिए जो हमारा महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सारे पोर्शन में ज़्यादा आता है। अभी जो महाराष्ट्र है ये टॉप लीडिंग प्रोड्यूसर के तौर पर उभर के आया है महाराष्ट्र हमारा, जबकि यूपी में बहुत ही ज़्यादा कम है। यूपी में इन चीज़ों, यूपी, बिहार, इन जगहों पे होता है यहाँ पे शुगर केन, लेकिन इन जगहों पे बहुत ज़्यादा कम है अगर हम कंपेयर करें साउदर्न इंडिया के से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्राणवायु सीन रिसेंटली न्यूज रिलेटेड टू। तो ये जो था ये लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर था बेसिकली। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली एयर से आपको ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं। एयर से आपको ये जो एक सिलेंडर देगा आपको, ये एयर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके और आपको सीधा सीधा प्रोवाइड कराता है ये ऑक्सीजन। तो इसीलिए ये लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर है। तो ये हो गया आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ यूएस एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक के साथ बने रहें लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए अब ये 20th एनिवर्सरी मनाने जा रहा है यूएस। देखिए यूएस क्या अफगानिस्तान में 20 साल से है, और अभी रिसेंटली यूएस ने ये अनाउंस किया है कि 11 सितंबर 2021 को वो विड्रॉ कर लेंगे वहाँ से, अफगानिस्तान से। क्या था बेसिकली, यूएस गई क्यों थी वहाँ पे, क्योंकि 9/11 का जो अटैक हुआ था यूएसए पे, आप सभी को पता होगा ये बात कि 9/11 का जो अटैक हुआ था यूएसए पे, उसके बाद यूएस ने क्या किया था, नाटो अलाइज के साथ मिलके एक मिलिट्री कैंपेन चलाया था अगेंस्ट अलकायदा। क्या था बेसिकली, ओसामा बिन लादेन जो कि मेन कल्प्रिट थे इसके, ओसामा बिन लादेन क्या अलकायदा के उस टाइम पे लीडर हुआ करते थे, और अलकायदा को उस समय हेल्प दिया था तालिबान ने, तालिबान गवर्नमेंट ने। क्या था बेसिकली, देखिए
तालिबान जो है वो 1990s में इमर्ज होके आई थी और वो 1996 से 2001 के बीच जो है वहाँ अफ़गानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बना रखी थी उन्होंने। तो उन्होंने अलकायदा का उस समय हेल्प किया। तो क्या किया बेसिकली, यूएस में जैसे ही हमला हुआ तो यूएस ने नाटो अलाइज के साथ मिलके वहाँ पे एक कैंपेन, वहाँ पे हमला कर दिया। तो वहाँ पे उस समय क्या हुआ था, बेसिकली पूरी की पूरी अलकायदा लगभग ख़त्म ही हो गई थी। लेकिन उस समय पाकिस्तान ने हेल्प कर दिया था, नहीं तो तालिबान और ये अलकायदा जो थी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती, उसी उसी वक्त ख़त्म हो जाती। लेकिन अगर पाकिस्तान ने हेल्प नहीं किया होता तो ये अलग कहानी है, ये कभी और बताऊँगा मैं आपको। या फिर अगर आपको ये जानना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको पर्सनली इसके बारे में पीडीएफ दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। तो उसी वक्त से क्या था कि यूएस जो है, यूएस के जो फोर्सेज है वहाँ पे डिप्लॉय हो गए थे, अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर दिया था उन्होंने। अभी रिसेंटली में 14,000 ट्रुप है अफगानिस्तान के अंदर, यूएस के जो है 14,000 ट्रुप है अफगानिस्तान के अंदर। अब देखिए यूएस का जो है अभी 20 ईयर्स के अंदर जो इंगेजमेंट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद क्या आप देखेंगे कि ये जो वुमन है, चिल्ड्रन है, ये किल्ड हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं एयर स्ट्राइक के कारण। क्या है कि 39%, हर साल ये 39% इनका जो आंकड़े हैं 39% बढ़ जाते हैं। ये इन 20 सालों में जो इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट है जो कि यूएस फोर्सेस के साथ मिलके वहाँ पे रिप्लेस कर दिया तालिबान ने, लेकिन 1/3 अभी भी ऐसा एरिया है जहाँ पे कि तालिबान लेड गवर्नमेंट, तालिबान अपना कंट्रोल बना के रखा है तालिबान ने। अभी रिसेंटली क्या, फरवरी में दोहा के अंदर फरवरी में यूएस और तालिबान ने एक लैंडमार्क डील साइन की है, जिसमें कि यूएस ने बोला है कि हम अपने ट्रूप्स वापस ले लेंगे वहाँ से। तो अब ये जो पीस है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो पीस है ये पूरा का पूरा डिपेंड हो गया है कि अब जो अफ़गान लेड गवर्नमेंट है और तालिबान, इन दोनों के बीच में आपसी बातचीत कैसी होती है। अब जब तक इन दोनों के बीच में आपसी समझौता नहीं होगा, आपसी बातचीत अच्छी नहीं होगी, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। देखिए क्या था कि ये तालिबान जो है बहुत ही पलटू एसोसिएशन है, बहुत ही पलटू गवर्नमेंट है। क्या है कि यहाँ पे 2 बार, आज तक 2 बार हो चुका है इलेक्शन, पहले भी और अभी जो 1920 में हुआ था, 2019-20 में जो इलेक्शन हुआ था, इन दोनों के दोनों इलेक्शन में क्या था, तालिबान हार गई थी, इलेक्शन तालिबान हार गई थी। लेकिन हारने के बाद जैसे ही वहाँ पे वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो जीतती है और तालिबान हारती है, तो तालिबान मानने से इनकार कर देती है, बोलते नहीं भैया हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, ये इलेक्शन इनवैलिड है, हम इसको नहीं मानते। तो फिर क्या मतलब, फिर आप इलेक्शन करवाने के लिए मानते क्यों हो? पहले इलेक्शन करवाओ और फिर हार गए तो मना कर दो, बोलो नहीं हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। अब देखिए क्या होता है कि अब कहीं ना कहीं यूएस जैसे ही विड्रॉ करेगी तो तालिबान अपने स्टेक्स मांगेगी। तो फिर इसका मतलब तालिबान और अफगान गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच की बातचीत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और देखते तालिबान अपने बात से हटती है या तालिबान अपने बात पे बनी रहती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा। ये जो अफगानिस्तान का मैप है, ये इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये जो भी मतलब डार्क कलर से मार्क किए हुए हैं, डार्क कलर से जो भी मार्क किए हुए, ये तालिबान के अंदर कंट्रोल में, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के कंट्रोल में। और ये जो थोड़े लाइट कलर में आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अभी कॉन्टेस्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद अब क्या होता है। अब अफगानिस्तान कहाँ से स्टेक्स मांगती है। अफगानिस्तान देखिए किस तरीके से इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया से कहीं ना कहीं ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, जो कि इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बोला जाता है, तो इस पार्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इंडिया के लिए ये एक वे है अफगानिस्तान में जाने का, और कोई रास्ता नहीं है इंडिया से अफगानिस्तान जाने का, क्योंकि देख सकते हैं आप वाटर बॉडी से भी ये बिल्कुल ही दूर है, वाटर बॉडी है ही नहीं। तो इंडिया ने एक पोर्ट बनाया था, आपको अगर याद हो तो चाबहार पोर्ट बनाया था ईरान में, जिसके थ्रू वो अफगानिस्तान में जाने के लिए रास्ता बना रही थी, ताकि ये पाकिस्तान को आइसोलेट कर सके। क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है आज के टाइम पे। और पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए क्या, इसको ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, इन देशों की हेल्प चाहिए। तो इसके चक्कर में इंडिया ने अभी अफगानिस्तान से बहुत सारे, ऑलमोस्ट $3 बिलियन खर्च कर चुके हैं, $3 बिलियन खर्च कर चुका है इंडिया अफगानिस्तान के लिए। तो देखते हैं आगे क्या बात होती है। अब देखिए इम्प्लीकेशन क्या है इस रीजन में, इम्प्लीकेशन क्या है, क्या हो जाएगा ये, रिवर्सल ऑफ द गेन्स इन अफगानिस्तान। तालिबान अपना स्टेक मांगे अफगानिस्तान। अभी तक जो अफगान का पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो कि 2/3 ऑक्यूपाई कर चुका है, अफगान की जो लोकल गवर्नमेंट जो कि यूएस के मदद से वहाँ पे अभी राज चला रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ये तालिबान भी अपनी स्टेक्स मांगेगी। तो इससे क्या हो सकता है, ये एक रिवर्सल हो सकता है, जो कि अभी तक ये अफगान की जो गवर्नमेंट थी वो यूएस की मदद से कहीं ना कहीं धीरे धीरे उभर के आ रही थी, धीरे धीरे लोगों की दिल जीत रही थी, धीरे धीरे लोगों के लिए काम कर रही थी, कहीं ना कहीं रिवर्स हो सकता है। क्योंकि तालिबान तो ये एथनिक ग्रुप है, ये एक रिलीजियस ग्रुप है, ये इन्होंने पहले भी शरीयत लॉ बहुत ही ब्रूटल तरीके से अप्लाई किया था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो सकता है, ये रिवर्सल कर सकता है, रोल बैक कर सकता है अपने स्टैंडर्ड से।
सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, रिस्क ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर का रिस्क बन सकता है वहाँ पे, क्योंकि देखिए अभी तक जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो अफगान गवर्नमेंट है वो क्या यूएस के थ्रू, यूएस सपोर्ट करती है उसको। अब जैसे यूएस वहाँ से रोल बैक करेगी, वैसे ही क्या होगा, अब देखिए कुछ लोग हैं जो कि यूएस की मदद से अफगान की जो अभी लीडिंग गवर्नमेंट थी उसको मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि तालिबानीज़ हैं, तो जो कि तालिबान गवर्नमेंट को मानते हैं। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, आपसी लड़ाई हो जाएगी। अब ये आपसी लड़ाई में क्या होगा, सिविल वॉर अपने आप ही छिड़ जाएगा। इससे क्या ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस भी हो सकता है। अब देखिए जैसे ही वहाँ पे लड़ाई होनी शुरू होगी, मौतें होना शुरू होगी, तो वहाँ से लोग भागना शुरू करेंगे। वहाँ से जैसे ही लोग भागना शुरू करेंगे तो रेफ्यूजी क्राइसिस होना शुरू हो जाएगी। ये पावर इक्वेशन भी कहीं ना कहीं चेंज करेगी। अब देखिए यूएस तो वापस जा रही है, वहाँ से यूएस तो वापस जा रही है, तो वहाँ पे सेफ गार्ड कौन, कैसे, अब कैसे जोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी जो भी है वहाँ पे, जो पावर्स है वहाँ पे, वो कौन कैसे संभालेगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब देखिए हम बात कर लेते कि आखिर ये 4 ऑब्जेक्टिव क्या थे यूएस तालिबान पीस डील के। जो पहला था वो एंड ऑफ वायलेंस एंड डिक्लेयरिंग ए सीज फायर, तो ये वायलेंस को एंड करने के लिए बोला है, देखते वायलेंस एंड होती है या नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट था इंट्रा अफगान डायलॉग फॉर अ लास्टिंग पीस, ये इंट्रा अफगान डायलॉग की बात की थी, ताकि ये जो अफगान गवर्नमेंट है और तालिबान है, ये दोनों आपस में बात करके और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा तालिबान कट टाइज विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज अलकायदा, तो तालिबान ने ये बोला है कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, जैसे अलकायदा है और जो भी मतलब जैश ए मोहम्मद, ये सब इन्होंने कि इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा हमले करवाए हैं, ये कहीं ना कहीं आईएसआई से भी कनेक्टेड है तालिबान, तो इन सब से जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने टाइज कट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूएस ट्रूप विड्रॉल बाय अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 में यूएस ट्रूप विड्रॉ करने वाली थी लेकिन अभी नहीं कर पाई, तो अब सितंबर कर दिए, सितंबर में ट्रूप विड्रॉ कर लेगी। देखिए एक और पॉइंट था कि ये रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं देखिए अफगानिस्तान में जो है इस्लामिक स्टेट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक्टिव है अभी भी। इसकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड रीजनल एम्बिशन है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक्टिव होके, जैसे ही वहाँ पे भी यूएस की कहानी अंदर नहीं घुस पा रही है, यूएस की कहानी है बहुत ज़्यादा अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रही, लेकिन जैसे यूएस अपने ट्रूप विड्रॉ करेंगे वो कहीं ना कहीं अपनी एम्बिशन शो करेंगे वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आखिर कंसर्न क्या है, इंडिया के लिए कंसर्न क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अप्रोच। अभी देखिए इंडिया जो है वो अफगान लेड, जो अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट में, इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, और इसके कारण इंडिया का जो इंगेजमेंट है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट तक ही सीमित है। लेकिन जैसे ही अभी इंट्रा इंट्रा अफगान पीस टॉक्स होंगे, उसके बाद तालिबान को भी कुछ ना कुछ स्टेक्स मिल जाएगा। उस स्टेक के कारण क्या होगा, इंडिया की जो लिमिटिंग अप्रोच है वो शो होगी वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सिक्योरिटी थ्रेट। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बता रखा है कि तालिबान जो है, तालिबान के रिलेशन जो है आईएसआई से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इन्होंने पहले भी मतलब फाइनेंस किया लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन्होंने कि 2001 में पार्लियामेंट अटैक भी किया था। तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट बने हुए। देखिए इंडिया जो है हमेशा उन्होंने अफगान गवर्नमेंट को ही सपोर्ट किया, और तालिबान से बहुत अच्छे रिलेशन है नहीं। जैसे तालिबान को कुछ स्टेक मिलेगी तो उससे इंडिया को दिक्कत हो सकती है। साथ ही में जो टेरर आउटफिट्स थे जैसे हक्कानी नेटवर्क, ये भी पहले भी इंडियन वर्कर्स जो भी अफगानिस्तान में थे उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया था, और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा किया था, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ाया था अफगानिस्तान में। तो ये जो पहले जो टेररिज्म फैल चुके थे यूएस विड्रॉ के बाद, अब वापस से फैल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एट स्टेक। 2001 के बाद 2001 के बाद इंडिया ने जो है $3 बिलियन से ज़्यादा वहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप में खर्च किया है, ताकि वो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिकली एक डेप्थ डॉक्ट्रिन में डाल सके, एक सर्कलमेंट बना सके वहाँ पे आसपास से पाकिस्तान के, ताकि पाकिस्तान इंडिया को कभी अगर परेशानी पहुँचाए तो वो वहाँ से उस तरफ तैयार रहे। तो जैसे ही यूएस विड्रॉ करेगा वहाँ से, वैसे इंडिया की जो स्टैंडिंग थी अफगानिस्तान में वो कहीं ना कहीं अनसेफ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एब्सेंस ऑफ सेफ्टी नेट। तो देखिए इंडिया ने अभी तक जितने भी इनिशिएटिव दिखाए हैं अफगानिस्तान के लिए, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो एसोसिएटेड थे यूएस के फोर्सेस से, यूएस से जो जुड़े हुए फोर्सेस थे उनसे कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोवाइड होती थी। लेकिन अब जैसे यूएस वहाँ से विड्रॉ करेगा तो इंडिया को नए पार्टनर चाहिए, नए पार्टनर की गारंटी चाहिए। अब वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि देखिए तालिबान को भी कहीं ना कहीं स्टेक मिलेंगे, और तालिबान और इंडिया की उतनी अच्छी बनती नहीं है, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन गया। तो देखिए वे फॉरवर्ड क्या है इंडिया के लिए, तो इंडिया को तुरंत जितनी जल्दी हो सके अपना प्रायोरिटीज़ बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ने हमेशा ही लेड वहाँ पे अफगान लेड गवर्नमेंट को ही सपोर्ट किया, तो अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी पड़ेगी इंडिया को। और साथ में एक डिप्लोमेटिक कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे तालिबान के साथ भी, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने सेंट्रल एशिया एनर्जी मार्केट एक तैयार किया है, और साथ में एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं वहाँ पे। तो इन सब को अगर वो जारी रखना चाहते हैं तो तालिबान के साथ इनको अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे।
साथ में इनको अपने अप्रोच को ब्रॉड करना पड़ेगा, जैसे कि अफ़गान इंटेलिजेंस सर्विस है, इनको इन्हेंस करना पड़ेगा, वो उनके कॉपरेशन को इन्हेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा कंटिन्यू ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया ने अभी तक जितने भी खर्च किए वहाँ पे पोस्ट कोविड भी उनको अफ़गान इकॉनमी के लिए बरकरार रखने पड़ेंगे, और साथ में इंडिया को अपना डेवलपमेंट असिस्टेंस वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा रीजनल कोऑपरेशन। इंडिया को जो अपने ईरान और रशिया के साथ इंगेजमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी कैसे वो चाइना के साथ कोऑपरेट कर सके अब वापस से। और साथ में यूएसए से भी बात करनी पड़ेगी आखिर अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ब्रॉडर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट। इंडिया को क्या एक स्पेशल इन्वॉय डेडिकेटेड टू अफगानिस्तान रिकन्सिलेशन वहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि हर मीटिंग में ये इंश्योर करे कि इंडिया के व्यू पॉइंट भी वहाँ पे रखे जा रहे हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है? इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू बिल्ड अपॉन द गुडविल एंड प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल टू इंश्योर दैट पीस एंड डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान कंटिन्यूज अनइंटरप्टेड। तो इंडिया को अपना गुडविल वहाँ पे मेंटेन रखना पड़ेगा और प्रोएक्टिव रोल दिखाना पड़ेगा वहाँ पे कि किस तरीके से पीस और डेवलपमेंट वहाँ पे मेंटेन रहे, ताकि अफगानिस्तान जो है वो रन करे अनइंटरप्टेड, और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो अभी ज़्यादा ना हो। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के 5 MCQs की। पहला क्वेश्चन में कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स न्यूज़पेपर एंड एसोसिएटेड पर्सनैलिटी। तो पहला अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। सेकेंड सुधारक, दादा भाई नारोजी। थर्ड वॉइस ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली या 2 ओनली? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा Tian-1 मिशन टू मार्स वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही या दूसरे दिन पूछा था, तो शायद आपको ये पता ही होगा, तो इसका आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर द डिमांड्स ऑफ द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सेकेंड रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन टेक्सटाइल इम्पोर्ट्स, और थर्ड द राइट टू बियर आर्म्स। 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली या 1, 2 and 3? Next question. The main reason for the launch of Khilafat movement was to A. Demand and greater political representation of Muslims in the legislature and executive. B. Agitate against the discrimination being meted out to the Indian Muslims. C. Protest against the treatment meted out to the Ottoman Empire by Britain. D. Show dissent against government's decision to go back on the partition of Bengal. Last question. What was the main demand of Badaloi Satyagraha organized under the leadership of Vallabhbhai Patel? A. Writing of peasants debt. B. Granting land ownership right to tiller. C. Release of political prisoners arrested during non-cooperation movement. या D. Withdrawal of enhanced land revenue. तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, या फिर टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।